वेलकम टू साहित्य मोड हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत रासो साहित्य। रासो साहित्य वीर गाथा काल में जो चरित काव्य सृजित हुए उनका नामकरण रूपक, विलास, प्रकाश, रासो इत्यादि विविध रूपों में हुआ है। वीर गाथा काल में वीर गाथाएं रासो नाम से प्रचलित हैं। रासो की व्युत्पत्ति संबंधी मत। गासा दतासी रासो यज्ञ, जिसका अर्थ होता है महान यज्ञ। श्यामल दास डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य से मानते हैं। नरोत्तम स्वामी रसिक से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह रसायन से हुई है। हरप्रसाद शास्त्री विंध्येश्वरी पाठक राजयश से मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ शर्मा रासक से। चंद्रबली पांडे, इन्होंने रासक से रासो की व्युत्पत्ति मानते हुए इसका अर्थ रूपक बताया। पंडित विश्वनाथ मिश्र की भी यही मान्यता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस से मानते हैं। अब हम देखते हैं रासो साहित्य के अंतर्गत प्रमुख रासो ग्रंथकार और उनके ग्रंथ। खुमान रासो, जिसकी रचना दलपति विजय ने की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह 9वीं सदी के आरंभ की रचना है। संवत 810 से 1000 के बीच चित्तौड़ के रावल खुमान नाम से 3 राजा हुए, जिनका समय रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस प्रकार है। खुमान प्रथम विक्रमी संवत 810 से 865, खुमान द्वितीय विक्रमी संवत 870 से 900, खुमान तृतीय विक्रमी संवत 965 से 990। इसमें से जो खुमान द्वितीय हैं वही प्रसिद्ध हैं और वही माने हैं। खुमान रासो मूल पुस्तक में चित्तौड़ के राजा दूसरे खुमान के युद्धों का वर्णन है। शिव सिंह सरोज के अनुसार इसमें रामचंद्र से लेकर खुमान तक के नरपतियों का वर्णन है। वर्तमान प्रतियों में इस ग्रंथ में महाराजा राणा राज सिंह के राज्यकाल 1652 से 1670 ईस्वी तक का वर्णन मिलता है। खुमान रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम जय काव्य कहते हैं। शुक्ल जी ने कहा है कि किसी खुमान के से अलमामों की सेना से लड़ाई हुई होगी और उसी के नाम पर खुमान रासो की रचना हुई होगी। खुमान रासो में खुमान ने 24 युद्ध किए और विक्रमी संवत 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासो के आधार पर लिया जान पड़ता है। खुमान रासो 5000 छंदों में वीर एवं श्रृंगार रस का सुंदर बृहद काव्य ग्रंथ है, जिसकी प्रति पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। अगर चंद नाहटा ने लिखा है कि खुमान रासो में बप्पा से लेकर राज सिंह तक का वृत्तांत है, पर राणा खुमान का वृत्तांत विस्तार से होने के कारण इस ग्रंथ का नाम खुमान रासो रखा गया है। जैन कवि दलपति विजय द्वारा रचित इसकी भाषा राजस्थानी है एवं इस ग्रंथ का निर्माण संवत 1730 से 1760 के मध्य का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ की चर्चा आदिकाल में नहीं होनी चाहिए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी खुमान रासो को आदिकाल के अंतर्गत नहीं रखते। दूसरे कवि हैं नरपति नाल, उनकी रचना है बेसल देव रासो। रचना काल विवादास्पद है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बेसल देव रासो का रचना काल 1272 यानी कि संवत 1212 है। देखें, 1272 मझारी जेठ वदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1545 से 1560 मानते हैं और इसे साथ ही से संदिग्ध रचना मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस समय को लेकर के मोतीलाल मेनारिया भी इससे सहमत हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसका समय बेसल देव रासो का समय 1001 ईस्वी मानते हैं, यानी कि संवत 1058। मित्र बंधु संवत 1220 1163 ईस्वी। गौरी शंकर ओझा संवत 1000 से 1056 के बीच अर्थात 973 से 999 ईस्वी मानते हैं। लाला सीताराम संवत 1272 यानी कि 1215 ईस्वी। अधिकांश विद्वान शुक्ल जी की मान्यता से सहमत हैं। बेसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। रामचंद्र शुक्ल जी इसलिए रासो को रसायन शब्द से व्युत्पत्ति उसकी मानते हैं। प्रथम खंड बेसल देव रासो 4 खंडों और 2000 चरणों का ग्रंथ है। प्रथम खंड में राजा बीसल देव और राजमती के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में बीसल देव का रानी राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान एवं 1 वर्ष तक प्रवास। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बीसल देव रानी राजमती से रूठकर कहाँ चले गए थे और कितने वर्ष तक का प्रवास था। बेसल देव रासो में 12 वर्षों तक
राजा बीसल देव रासो के प्रवास का वर्णन मिलता है। मुलकई हंसई आलिंगन देई तई तऊ बारी बारिश क्यों मेलिए नाय। बीसल देव रासो पद संख्या 124। अगर चंद ना हटा संपादित बीसल देव रासो के पद संख्या 35 में राजा बीसल देव रासो राजमती से कहता है कि हे गोरी, तुमने मेरी विसराहना यानी निंदा की है। मुझे और तुझे 12 वर्ष की एक दूसरे से अलग रहने की शपथ है। रामचंद्र शुक्ल ने बीसल देव का रानी राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान और 1 वर्ष के प्रवास का उल्लेख किया है। तृतीय खंड में रानी राजमती के वियोग का वर्णन है और चौथे खंड में राजा भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना और बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। नरपति नाल ने अपने आश्रयदाता विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन थे। बीसल देव बहुत प्रभावशाली राजा और स्वयं संस्कृत का अच्छा कवि था। इसने अपना हरकेल विजय नाटक शिलापट्टों पर खुदवाया था। इसके राजकवि सोमदेव ने ललित निग्रह नाटक लिखा था। नरपति नाल राजकवि थे जिन्होंने 100 पृष्ठों का एक छोटा सा ग्रंथ बीसल देव रासो लिखा जो वीर गीत के रूप में है। यह एक गेय काव्य है। शुक्ल जी के अनुसार बीसल देव रासो घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, बीसल देव का विवाह और रानी राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान करने की घटना। बीसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के चौहान राजा थे जो वीर और पराक्रमी थे। इन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और दिल्ली और झांसी के प्रदेश को अपने राज्य में मिलाया था। इनके वीर चरित्र का वर्णन राजकवि सोमदेव द्वारा रचित नाटक ललित विग्रह राज में मिलता है। बीसल देव रासो शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है जिसमें प्रोषित पतिका नायिका राजमती का विरह वर्णन 12 मासा पद्धति कार्तिक मास से आरंभ हुआ है। बीसल देव रासो में 12 मासा का प्रारंभ अधिकांश विद्वानों ने कार्तिक मास से माना, जबकि मोहन अवस्थी ने अश्विन मास से। राजमती की विरह वेदना क्वार के बाद कार्तिक से शुरू होना स्वाभाविक है। संदेश रासक में 6 ऋतुओं का वर्णन जहाँ ग्रीष्म ऋतु से होता है वहाँ बीसल देव रासो में कार्तिक मास से। बीसल देव रासो वह रचना है जिसमें 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है। वीर रस किंचित आभास मात्र है। संजोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। बीसल देव रासो को कृतिकार नरपति नाल ने स्त्री रसायन कहा है क्योंकि इसकी रचना के केंद्र में स्त्री है। स्त्री रसायन करु बखान कृतिकार का कथन है। मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका राजमती की तरह और कोई नहीं देख पड़ती है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो बीसल देव रासो की जो भाषा है वो साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। बीसल देव रासो में बीच बीच में बराबर साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत है कि भाषा की दृष्टि से इस रासो को अपभ्रंश भाषा से सद्य विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भगीरथ मिश्र के अनुसार यह ग्रंथ रासो न होकर रास है जिसमें सांभर के राजा बीसल देव और उनकी रानी राजमती का चरित्र का वर्णन है। यह एक विरह काव्य है जिसमें वियोग श्रृंगार का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। बीसल देव रासो की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कड़वा बोल न बोल ये नारी तू मो मेलस चित्त विसारी जीव न जीव वियोग नो दव का दाधा कुपली मेलई। वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बीसल देव रासो में सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ के संपादक सत्य जीवन वर्मा थे। हाल में यह रचना माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित होकर प्रयाग से प्रकाशित हुई। अगली रचना है हमीर रासो। इसके रचनाकार है सारंगधर। हमीर रासो के 2 छंदों कुंडलियों और कुंडलियां का प्रयोग प्राकृत पेंगलम में आया है जिसमें स्पष्ट होता है कि हमीर रासो की रचना सारंगधर ने राजा हमीर जिसका समय 13वीं सदी का आरंभ है और इसकी रचना उन्होंने की है जो अब तक प्राप्त नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस राजा हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा हमीर की वीरता की प्रशंसा वर्णित हुई होगी। राहुल सांकृत्यायन ने इसे जज्जा कवि की रचना बताया है और रामचंद्र शुक्ल ने जोधराजकृत। इस संदिग्ध रचना के विषय में शिव सिंह सरोजकार ने कहा है कि सारंगधर चंद के वंशज थे जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। हमीर शब्द अमित का विकृत रूप है जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सारंगधर द्वारा संग्रहित सारंगधर पद्धति पद्यकोश नामक एक अन्य रचना भी है। अगली रचना है परमाल रासो जिसके रचनाकार है जगन्नाथ। जयचंद्र के मित्र परमाल राजा परमर्ददेव पर लिखित परमाल रासो ग्रंथ आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक लोक गेय काव्य वीर गीत काव्य है जिसका रूप परिवर्तित होता रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो की तरह इसे भी अर्ध प्रमाणिक रचना कहा है।
परमाल रासो में कालिंजर की राजा परमाल और उसके आश्रित आल्हा और उदय सिंह की वीरता की गाथा है। इस वीर गीत काव्य के रचयिता जगनिक संवत 1230 महोबा के चंदेल राजा परमाल के दरबारी कवि थे। आल्हा खंड स्वयं कोई मूल रचना न होकर परमाल रासो का एक खंड मात्र है, जिसमें 23 अध्याय या खंड हैं। वीर रसात्मक यानी कि बैलेड या युद्ध काव्य। इस ग्रंथ में वीर बनाफरों के 52 युद्धों एवं अनेक विवाहों का वर्णन है। उत्साहप्रद कथा परमाल रासो की मुख्य विशेषता है। हम आपको जो तथ्य बता रहे हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, उपयोगी लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करवा सकें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ है कि उसके वीर गीतों का प्रचार सारे उत्तरी भारत में हो गया। वैसवाड़ा, जो उत्तर प्रदेश में है, पूर्वांचल तथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में यह निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी गाता रहा है। आल्हा का प्रचार ये तो सारे उत्तर भारत में है, पर वैसवाड़ा इसका प्रधान केंद्र माना जाता है। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका बहुत चलन है। आल्हा शैली में रचित परमाल रासो गेय काव्य है। इसका संग्रह 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने कन्नौज और उसके आसपास के अल्हैतों के माध्यम से करवाया था और सर्वप्रथम प्रकाशित करवाया था। वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी में अनुवादित ग्रंथ प्रकाशित करवाया था। वाटरफील्ड ने इसे पृथ्वीराज रासो का खंड मानते हैं, जो उचित नहीं है। ग्रियर्सन ने इसका खंडन भी किया है। 1976 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के संपादकत्व में काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा परमाल रासो नाम से इसका प्रकाशन हुआ। पहले यह पृथ्वीराज रासो का महोबा खंड नाम से जाना जाता था। परमाल रासो नामकरण श्याम सुंदर दास की देन है। आल्हा खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। परमाल रासो के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जो बहुत ही रुचिकर है। गुस्सा है कि पृथ्वीराज जब तुरते हुक्म दियो करवाए, बत्ती दई देव सब तोपन में इन पाजिन को देव उड़ाए। अरर अरर अर गोला छूटे, कड़ कड़ करे अग्नियां बान, रिम झिम गोली बरसे, सन सन परी तीर की मार। अगला है 12 मास ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। सदा तेरैया ना बन फूले यारो सदा न सामन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को यारो सदा न जीवे कोय। कितनी सारगर्भित बातें उन्होंने कहा है कि जीवन का सत्य है। अगली रचना है विजयपाल रासो, रचनाकार है नरल सिंह भट्ट। समय है 1298 ईस्वी के आसपास। मिश्र बंधुओं के अनुसार रचना काल 1298 है ईस्वी। नरल सिंह भट्ट की इस रचना में करौली के राजा विजयपाल सिंह के पंग राजा के साथ युद्ध को प्रमुखता देकर उनकी वीरता का बखान किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अप्रमाणिक ग्रंथ है। 42 छंदों में रचित यह वीर गीत है। छठा है जयचंद्र प्रकाश सिंह की रचनाकार है भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश अब तक अप्राप्त रचना है। इसका उल्लेख यानी कि सिर्फ निर्देश मात्र है। सिंघायच दयालदास कृत राठौड़ारी प्रात नाम ग्रंथ मिलता है। इसका जो मतलब उल्लेख मिलता है राठौड़ारी प्रात नामक ग्रंथ में, लेकिन इस रचना को अभी तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है, सिर्फ उल्लेख मात्र है। भट्ट केदार का समय संवत 1225 माना गया है। जयचंद्र प्रकाश में कन्नौज के अधिपति जयचंद्र के वीर गाथा का गान प्रस्तुत किया गया है। वीर रस प्रधान यह वीर गीत है। शिव सिंह सरोज में भट्ट केदार और मधुकर भट्ट को अलाउद्दीन गोरी का कवि बताया गया है। सातवीं रचना है जय मयंक जस चंद्र का, रचनाकार है मधुकर भट्ट। ये रचना भी उपलब्ध नहीं है। इसका उल्लेख भी राठौड़ा ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। राठौड़ा ख्यात नामक ग्रंथ के रचनाकार सिंघायत दयालदास नामक कोई चारक है। इसके रचनाकार मधुकर नामक कवि का आविर्भाव संवत 1240 माना जाता है। जय मयंक जस चंद्रिका में राजा जयचंद्र की कीर्ति गाथा है। इसका काव्य रूप प्रबंधात्मक है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि ये दोनों यानी कि जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका महाकाव्य थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन रचनाओं को सिर्फ नोटिस मात्र कहा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई संवत 1225 से 1249 हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ ही है। फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक है। यह पूरा ग्रंथ पृथ्वीराज रासो वास्तव में जाली है। चंद्रबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान के सामंत राजकवि सखा होने के साथ साथ खड़ भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक इत्यादि में पारंगत थे। ये पृथ्वीराज
अजमेर के राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। पृथ्वीराज की माता का नाम कमला था, जो दिल्ली के तोमर राजा की कन्या थी। जालंधरी देवी का इष्ट इन्हें प्राप्त था, इसलिए इनकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। पृथ्वीराज का विवाह संयोगिता से हुआ था। पृथ्वीराज रासो के इधर उधर बिखरे पड़े लघु संस्करण का संकलन चंद्र सिंह ने और बृहद संस्करण का संकलन कक्का कवि ने किया था। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय यानी सर्ग है। इसमें सबसे बड़ा समय कर्णवज्र युद्ध है और जो इसकी मूल कथा है। शुक्ल जी ने लिखा है कि जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाढ़ के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। शहाबुद्दीन गोरी द्वारा पृथ्वीराज को कैद करके जब गजनी ले जाया गया, तब चंद भी कुछ दिनों के बाद वहीं चले गए थे, इसलिए वो पुस्तक अधूरी रह गई थी, जिसे उनके पुत्र जलहन ने पूरा किया था। इसमें ये एक पंक्ति मिलती है, पुस्तक जलहन हथ दय चली गज्जन नृपकाज। चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत 1115 और दिल्ली की ओर जाना 1122, कन्नौज जाना 1151 में तथा शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा है। मोहनलाल विश्वलाल पंड्या ने रासो के संवत और यथार्थ संवत में 90-91 वर्ष का अंतर माना है। नानू राम का मत है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज और चंद का जन्म एक ही तिथि को और मृत्यु भी एक ही तिथि को हुई थी। पृथ्वी चंद के इशारे पर शहाबुद्दीन को शब्दवेदी बाढ़ से मारकर पृथ्वी चंद स्वयं चंद के हाथ से मारे गए और उसी समय चंद ने अपना प्राणांत कर लिया। डॉक्टर गुलाब राय के हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास में इसका वर्णन मिलता है। भाषा के संबंध में कुछ विचार है और उसमें विवाद भी है, देख लेते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि रासो प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि युद्धों के प्रसंग में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु जब विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो सौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया था, तो परनिश्चित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और कुछ आगे बढ़ी हुई थी। मुनिजिन विजय पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा मानने वाले प्रथम विद्वान है, यानी कि मुनिजिन विजय जो है पृथ्वीराज रासो की भाषा अपभ्रंश भाषा मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी डिंगल और पिंगल दोनों भाषा को मानते हैं। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि वो पिंगल को मानते हैं, कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो में पिंगल भाषा है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं यानी देखते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कवित्वों छपैयों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है कि जैसे संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा मानने वाले प्रथम विद्वान मुनिजिन विजय हैं। पृथ्वीराज रासो में 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें 30 वर्णिक छंद है, 32 मात्रिक छंद है, 6 मिश्र और 4 वचनिका हैं। 56 चंद्रवरदाई का प्रिय छंद है। नामवर सिंह ने चंद्रवरदाई को छंदों का राजा कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें मुख्य छंद हैं कवित्त, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। उस समय के कवित्त, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या इत्यादि प्रायः सभी प्रसिद्ध छंदों में इसका प्रयोग मिलता है। इसमें प्रयोग हुआ है। छंदों को बदलने से यह ग्रंथ अरुचिकर नहीं होने पाया है, यह कथन है बाबू गुलाब राय का। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए, इससे वे अंश भी प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे घटना कोश कहा है। दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को बृहद महाभारत कहा है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। इसमें वीर और श्रृंगार रस प्रमुख हैं, यद्यपि इसका अंगिरस वीर ही माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में एक खंड है कैमास वध। कैमास मंत्री के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध किया था। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। डॉक्टर बुलर को जब पता चला कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, व्यक्तियों के घटनाएं इत्यादि इतिहास सम्मत नहीं है, तो उन्होंने इस ग्रंथ को प्रकाशित नहीं करने की सिफारिश की थी। इस प्रकार बुलर वह प्रथम विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कवि राजा श्यामल दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इत्यादि आदि हैं।
पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, मोहनलाल विश्वनाथ पंड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि हैं। पृथ्वीराज रासो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित है, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। पृथ्वीराज की राजभाषा के कश्मीरी कवि जयानक के पृथ्वीराज विजय नामक काव्य में दिए गए संवत और घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार सही हैं। इसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी है, जिसका समर्थन झांसी के शिलालेख से होता है। आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोतीलाल मीनारिया, उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी इत्यादि ने पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य का उद्घाटन किया है। बीम्स, हर्नले, ग्रियर्सन, डॉक्टर तेसी तोरी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, प्रोफेसर नरोत्तम शास्त्री इत्यादि ने पृथ्वीराज रासो की भाषा का विश्लेषण किया है। बीम्स, हार्नले, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विश्वनाथ पंड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मुनिजिन विजय, अगर चन्नाहटा, कविराज मोहन सिंह इत्यादि पुरानी पांडुलिपि के अन्वेषकों तथा पाठ विज्ञान के विशेषज्ञ संपादकों ने पृथ्वीराज रासो के पुनरुद्धार की ओर ध्यान दिया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने 1888 में पृथ्वीराज रासो की भाषा संबंधी महत्व का प्रतिपादन करते हुए लिखा कि चाहे कुछ भी हो, परंतु यह काव्य भाषा विज्ञान के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। यूरोपीय अन्वेषकों के सामने अर्वाचीन प्राकृतों और प्राचीनतम गौड़ी रचनाओं के बीच की कड़ी के रूप में केवल यही एकमात्र रचना है। पृथ्वीराज रासो का प्रथम व्याकरण बीम्स ने 1873 में प्रस्तुत किया। स्टडीज इन द ग्रामर ऑफ चंद्रबरदाई नामवर सिंह ने इसका उल्लेख किया है। पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य में हर्नले द्वितीय भाषा वैज्ञानिक है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की भाषा पर विचार किया है। 61वां कन्नड़ समय रासो का प्रधान केंद्रीय समय है। नामवर सिंह के शब्दों में तुलसी के रामचरितमानस में जो स्थान द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का है, वही लगभग स्थान पृथ्वीराज रासो में कन्नवज समय का है। बृहद कन्नवज समय में षड्ऋतु वर्णन के 73 छंदों को लेकर कुल 2553 छंद हैं, जबकि लघुतम की छंद संख्या केवल 346 है। छंदों के अतिरिक्त लघुतम में कन्नवज समय में 30 गद्य वार्ताएं भी हैं। पृथ्वीराज रासो के सभी रूपांतरों में खट भाषा का उल्लेख मिलता है। नामवर सिंह के शब्दों में छठ भाषा की परंपरा कालांतर में कुछ बदलती गई, फिर भी संस्कृत, प्राकृत, महाराष्ट्री, सौशेरी, मागधी और अभ्रंश को खट भाषा के अंतर्गत स्वीकार करने की परंपरा प्रधान थी। इसकी पुष्टि खट भाषा चंद्रिका से भी होती है। खट भाषा में के अंतर्गत ब्रजी, मागधी, अमर यानी संस्कृत, नाग, प्राकृत, अभ्रंश, यवन, तुर्की और फारसी। इस संबंध में प्रसिद्ध पंक्ति है: ब्रज मागधी मिले अमर, नाग यवन भारवानी, सहज फारसी हूँ मिले खडविद कहत बरवनी। 1883 में बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन आरंभ किया, परंतु प्रामाणिकता के संदेह के कारण इसका प्रकाशन रोकना पड़ा। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इसे प्रकाशित कराया। माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रासो का संपादन किया और वह संपादित पाठ लघुतम रूप के निकट है। इस 12 खंड या शीर्षक है। पृथ्वीराज के विषय में विविध मत। पृथ्वीराज रासो की भाषा के विषय में विभिन्न मत देखते हैं। प्रथम मत है, जिसको भाषा मानते हैं अपभ्रंश भाषा कितने लोग मानते हैं, मोनिजिन विजय, मोनिकांति सागर, सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा मत है जो दशरथ शर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मोतीलाल मीनारिया, डिंगल राजस्थानी भाषा मानते हैं। तृतीय मत है उदय नारायण तिवारी, राम नामवर सिंह, ग्रियर्सन, टैसीटरी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, विपिन बिहारी पिंगल ब्रज भाषा माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि मैंने बहुत पहले अनुमान किया था कि चंद हिंदी परंपरा के आदि कवि और अभ्रंश परंपरा के अंतिम कवि हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है कि हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। भाव भंगिमा के साथ साथ सनातन भाषा नए नए छंदों की गति धारण करती चलती है। पृथ्वीराज रासो
एक ही साथ संस्कृत प्राकृत तथा अभ्रंश की छंद परंपरा के पुनरुज्जीवन तथा हिंदी के नूतन छंद संगीत के सूत्रपात की संधि बेला है। नाम और चिन्ह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए साहित्य मोड। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है।